हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों बायोटेक्नोलॉजी में आज हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक न्यू चैप्टर है आफ्टर द चैप्टर बायोटेक प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स। लास्ट सेशंस में हमने बायोटेक के प्रिंसिपल्स, कौन से टूल्स यूज होते हैं, या बायोटेक्नोलॉजी का जो मेन फील्ड है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसे आप RDT यानी रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, उसकी पूरे प्रोसेसिंग को डिस्कस किया था कि कैसे हम जीन को आइसोलेट करते हैं, कैसे उस जीन की आइसोलेट करने से पहले DNA को आइसोलेट करते हैं, फिर जीन को आइसोलेट करते हैं बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं बाय द टेक्निक PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देन हम उस जीन को इंसर्ट करते हैं वेक्टर DNA में, या डायरेक्टली होस्ट में भी डाल सकते हो आप। और फिर अगर आपको उस होस्ट से कोई प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है तो आप उसका लार्ज स्केल कल्चर करते हो यूजिंग बायोरिएक्टर्स, एंड फाइनली डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के थ्रू उन सेल्स से अपना वो प्रोडक्ट सेपरेट करके उसे प्योरीफाई करते हो। ओके, तो ये आपको RDT इसी सीक्वेंस में, इसी बेसिक्स के साथ आपको याद रखना है नीट के लिए। ओके, अब इस चैप्टर में बच्चों हमें इसी रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से हम जो भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं ना, हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जी को GMO बोलते हैं ना, तो इन GMO की हमारे लिए कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस है, दैट वी हैव टू लर्न। जिसमें आपको 3 एप्लीकेशंस बताई हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, जिसमें आप 2 एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे बच्चों। एक तो BT क्रॉप्स के बारे में पढ़ोगे, और एक आप पढ़ोगे यहाँ पर निमेटोड रेजिस्टेंट टबैको के प्लांट में किस तरह एक निमेटोड के लिए रेजिस्टेंस क्रिएट किया जाता है, वो एग्जाम्पल भी यहाँ पर आपको पढ़ना है ना। जिसमें आपको ज़्यादातर बच्चे मैंने देखा है इस मेथड में कंफ्यूज रहते हैं। इसके लिए एक मेथड यूज़ किया जाता है RNAi मेथड, RNA इंटरफेरेंस मेथड, जो NCERT में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिया है, क्लियर कट नहीं दिया है, तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, डोंट वरी। देन मेडिकल फील्ड में तो बच्चों बायोटेक की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जिसमें से 3 आपसे डिस्कस की गई हैं। एक तो हम पढ़ेंगे इंसुलिन कैसे बनाया गया, कौन सी कंपनी ने बनाया, अमेरिकन कंपनी है एली लिली, उसने इसको डेवलप किया था सबसे पहले। दूसरा हम पढ़ेंगे जीन थेरेपी कैसे की जाती है, एंड थर्ड जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं ना किसी भी डिजीज़ को पता करने में, उसमें बायोटेक का क्या रोल है। कोविड में RT-PCR का नाम कौन नहीं जानता, कोविड में हर किसी भी पर्सन का टेस्ट कराना होता तो RT-PCR कराते हैं ना आप। तो RT-PCR में PCR क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, RT क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये जो RT-PCR टेक्निक है वो बायोटेक की तो देन है, और भी बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं। एलिजा मेथड जो आप पढ़ते हो एड्स के डायग्नोसिस के लिए, वो भी बायोटेक के ही देन है। तो बहुत सारे डायग्नोस्टिक मेथड्स ऐसे दिए हमें बायोटेक्नोलॉजी में, जिससे आप किसी भी डिजीज़ का अर्ली स्टेज डिटेक्शन कर सकते हो। नॉर्मली हमें डिजीज़ के बारे में तब पता चलता है जब उसके बहुत सारे सिम्टम आ चुके होते हैं, फिर ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, उसमें पता चलता है। बट बायोटेक्नोलॉजी ने ऐसे मेथड्स हमें दिए हैं जिससे हम बहुत अर्ली स्टेज पर, जैसे कोविड में किया, सिम्टम आने से पहले ही अगर रैंडमली सैंपल लेते थे तो पता चल जाता था कि यार इस पर्सन में वायरस है कि नहीं है, तो उसको आइसोलेट कर देते थे जिससे बाकी लोगों को बचाया जा सके, है ना। तो इस तरह के कौन से मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक मेथड्स हैं वो भी आप यहाँ पर पढ़ोगे। ओके, एंड लास्टली आप पढ़ोगे बच्चों ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज़। मैं आपको कई बार कह चुकी हूँ कि बायोटेक से जो GMO बनाते हैं हम, उन GMO में प्लांट भी हो सकता है, कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, या कोई एनिमल भी हो सकता है। हो सकता है आपने एक एम्ब्रियो में जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके एक ऐसा माइस डेवलप किया है जिसमें अब आपके मनचाहे जीन्स हैं, आप उनसे कुछ भी स्टडी कर सकते हो। तो वो कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक है एथिकल इश्यूज, जिसमें आप मेनली बायोपायरेसी के बारे में पढ़ोगे, है ना। ये पूरा बायोटेक पढ़कर आपको ये तो आइडिया लग गया होगा कि इससे रिलेटेड बहुत सारे एथिकल इश्यूज रहते हैं हमेशा, कि भाई कोई भी मनचाहा एक्सपेरिमेंट कर ले, कोई किसी से भी जीन निकाल कर किसी में भी डाल दे, तो कुछ की इंपॉर्टेंस कम हो सकती है, कुछ अननेसेसरी ऐसे इन्वेंशंस हो सकते हैं जिनकी ज़रूरत ही नहीं है, जो क्या पता कोई कैओस क्रिएट कर दे। तो बहुत ज़रूरी है बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में इस पर कंट्रोल करना। उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी, जिस पर नीट में कई बार क्वेश्चन आया है, GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी है, जो कि इन सारी चीज़ों को पेटेंट करती है, डिसीजंस लेती है, कैसे क्या होना है। ठीक है, तो वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। ओके, तो ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, एप्लीकेशंस में आपको ये सारी चीज़ें ही पढ़नी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। बायोटेक्नोलॉजी, as you would have learned from the previous chapter, essentially deals with, मेनली किससे डील कर रही है बच्चों ये, एक तो हम इससे तरह तरह की मेडिसिन बना रहे हैं, चाहे वैक्सीन है, एंटीबायोटिक है, इंसुलिन है, एंजाइम है, कुछ भी है, तो उनको कहेंगे आप
बायोफार्मास्यूटिकल्स। अगर आपने फार्मास्यूटिकल किसको कहते हैं, बोलते हैं ना फार्मा इंडस्ट्री, फार्मेसी यानी दवाइयाँ, ओके। ये वो वाला फार्मा नहीं है आपका, फार्मिंग वाला फार्मा नहीं है, ठीक है। ये फार्मिंग अलग होता है और ये फार्मिंग अलग होता है, फार्मेसी, ओके। दवाइयों वाले को फार्मेसी कहते हैं। तो जो भी मेडिसिन्स बनाई जाती हैं, अगर उनके लिए बायोटेक की हेल्प आपने ली है तो आप उसे कह दोगे बायोफार्मास्यूटिकल्स। क्लियर। ऐसे ही दूसरे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स यूजिंग जीएमओ। अब उन जीएमओ में बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है, प्लांट हो सकता है या एनिमल हो सकता है। क्लियर। ये वर्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ वर्ड अभी आगे आएगा, वहीं पे हाईलाइट कर लेंगे। देन और तो हम कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं बायोटेक को, थेराप्टिक्स में, थेराप्टिक्स यानी बीमारियों का इलाज करने में, डायग्नोस्टिक्स यानी बीमारी का पता लगाने में, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यानी एग्रीकल्चरल फील्ड में, जो आप जितना भी प्रोसेस्ड फूड खाते हैं ना, आजकल हर चीज़ इजी टू कुक फॉर्म में अवेलेबल होती है कि आप बस पैकेट खरीद के लाओ, बॉइल्ड वाटर में डालो और वो चीज़ बन के तैयार हो जाएगी। तो ये प्रोसेस्ड फूड तभी तो पॉसिबल है जब हमने उस फूड का जो रॉ मटेरियल था उसको प्रिजर्वेटिव्स या किसी भी फॉर्म में इस तरह से रखा है कि वो ख़राब ना हो। तो वो प्रोसेसिंग जो फूड की जाती है बच्चों, उसमें तरह तरह के माइक्रोब्स ऐड करते हैं या कुछ ना कुछ उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का रोल होता है, इसलिए प्रोसेस्ड फूड भी बायोटेक की ही देन है, ओके। देन बायो रेमेडिएशन वर्ड का क्या मतलब है, रेमेडी वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ का इलाज करना एक तरह से, है ना, उसका निदान ढूंढना, उसको रेमेडी कहते हैं। तो बायो रेमेडिएशन यानी जो भी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम है, अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बायोटेक हमारी मदद करेगा तो वो हुआ बायो रेमेडिएशन। स्पेशली यहाँ बात हो रही है पोल्यूशन वगैरह की, जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है ना, जैसे मान लो हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के समय में वेस्ट डिस्पोजल। इतना सारा कचरा जो पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड जनरेट करती है, या तो उस कचरे की रिसाइकलिंग हो उस वेस्ट की, या तो उस वेस्ट को हम कैसे ना कैसे डिस्पोज करें कि वो पोल्यूशन ना फैलाए। तो उसके लिए बायोटेक हमारी कई चीज़ों में मदद करता है, दैट इज कॉल्ड बायो रेमेडिएशन एज वेल एज वेस्ट ट्रीटमेंट, ओके। एंड एनर्जी प्रोडक्शन से क्या मतलब है पता है, आपने सुना होगा कि नॉर्मली तो हम एनर्जी यानी जैसे मान लो ये सब पेट्रोल डीजल वगैरह जो होते हैं जिनसे हम ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स वगैरह चलाते हैं, तो वैसे ही ना कई सारे ऐसे सब्स्टिट्यूट बनाए गए हैं बच्चों, जैसे ग्रीन डीजल होता है ना, अलग अलग होते हैं बहुत सारे, इनमें बहुत सारे नाम है, वो आपको नहीं पढ़ने, जिसमें आप प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को यूज़ करोगे और उनसे क्या बनाओगे, एक ऐसा सब्स्टिट्यूट बनाओगे जो पेट्रोल में मिक्स कर दें तो थोड़ी सी पेट्रोल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, डीजल को सब्स्टिट्यूट कर सके। इस तरह की भी बहुत सारी चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी ने डेवलप की हैं, पर हमें इनके बारे में नहीं पढ़ना। आपको तो सिर्फ 3 ही एप्लीकेशंस दिए हैं तो वही पूछी जाएंगी आपसे, ओके। बट ये टर्म्स हैं, ये अगर आ जाए नीट में तो यू हैव टू रिमेंबर, ओके। नाउ अब आगे यहाँ पर लिखा है कि बायोटेक में बहुत सारी रिसर्च होती रहती, तो जो इसके 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया हैं वो क्या हैं। सबसे पहला, प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे कैटलिस्ट का मतलब आपके वो केमिस्ट्री वाले एंजाइम्स नहीं है बच्चों, यहाँ पे कैटलिस्ट का मतलब एक तरह से जीएमओ की बात हो रही है कि हमने एक इस तरह का इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म डेवलप किया है जो किसी ना किसी प्रोसेस को कैटलाइज करने में, मतलब उसमें इम्प्रूव प्रोडक्शन बढ़ाने में हमारी मदद करे। तो एक तो इसके लिए रिसर्च होती रहती है, नई नई टेक्निक्स आती रहती हैं। दूसरा, अगर आपने इस कैटलिस्ट को डेवलप कर लिया है तो अब इसको ऑप्टिमल कंडीशंस दो जिससे ये एक्ट कर सके, ठीक है। एंड थर्ड, जो भी आपने जीएमओ बनाया है, ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोकैरियोट्स, उनसे जो आप सेपरेट करते हो ना प्रोडक्ट्स को, जिसको आप कहते हो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, उन टेक्निक्स को भी और कैसे बेटर बनाया जाए, इस पर भी हमेशा रिसर्च एरिया रहता है, ठीक है। टू प्योरीफाई द प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं दिया, ये सिंपली ये बताया आपको कि बायोटेक के फील्ड में एक बहुत बड़ा रिसर्च स्कोप है जिसमें हम तरह तरह के और नए कैटलिस्ट, नए जीएमओ डेवलप करते रहते हैं, ठीक है। ऑप्टिमल कंडीशंस, बायोरिएक्टर्स वगैरह जो भी अलग अलग हैं उनको और एडवांस करने की कोशिश करते हैं, प्लस डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के भी नए नए टेक्निक्स खोजते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस नाउ लर्न हाउ ह्यूमन बीइंग हैव यूज्ड बायोटेक to improve the quality of human life, especially in the field of food production and health। जो 2 मेजर रिक्वायरमेंट है किसी भी पॉपुलेशन की, वो है फूड एंड हेल्थ, तो उसमें बायोटेक ने क्या क्या रोल प्ले किया है, ओके। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एप्लीकेशन के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन, ठीक है। अब यहाँ पर ना आपको एनसीईआरटी में बच्चों 3 तरह के एग्रीकल्चर के बारे में बताया है।
क्या है ये 3 तरह का एग्रीकल्चर समझना कि अगर हम नॉर्मली बात करें, अब अगेन हमें स्ट्रैटेजी चैप्टर हट गया ना कोर्स से, पर इतनी बेसिक नॉलेज सबको है कि जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, हरित क्रांति आई, MS स्वामीनाथन लाए थे ना इंडिया में, 1950s की बात है। उससे पहले हमारे यहाँ पर इतना कम फूड था कि हमें दूसरी कंट्रीज से इम्पोर्ट करना पड़ता था, पर जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो उसके बाद हमारे यहाँ इतना फूड हो गया, स्पेशली चावल, गेहूँ वगैरह, कि हम दूसरी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करने लगे। तो MS स्वामीनाथन ने बहुत सारे इनोवेशंस किए थे इसमें एग्रीकल्चर में, जिसको आप ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हो, ठीक है। तो उसमें क्या क्या था, जैसे उन्होंने कई सारी सेमी डॉर्फ वेराइटीज़ डेवलप की थी, तरह तरह के हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट्स किए थे, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इन सबको यूज़ करके अल्टीमेटली पर्पज़ ये था कि भाई कैसे भी आप एग्रीकल्चर को बढ़ाओ और अपनी पॉपुलेशन की डिमांड पूरी करो, ठीक है। तो इस पूरे एग्रीकल्चर को कहते हैं बच्चों एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। क्यों? क्योंकि इस पूरे एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया एग्रो केमिकल्स का। एग्रो केमिकल्स यानी तरह तरह के फर्टिलाइजर्स यूज़ किए गए, इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स यूज़ किए गए, एक्सेट्रा। तो इसको हम क्या कहते हैं? एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, जिसका वन ऑफ द पार्ट ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन भी है। जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक है ना, जो हमने शुरू में पढ़ी थी प्लांट्स के रिप्रोडक्शन में, मेंडल ने भी यूज़ की थी, हाइब्रिडाइजेशन करवाना, अलग अलग 2 प्लांट्स में क्रॉस करवा के एक नया ब्रीड, नया वेराइटी डेवलप करना, वो भी इसी का पार्ट है, ठीक है। नो डाउट ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन से, केमिकल से बहुत हद तक हमने तरक्की की, एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा प्रोडक्शन किया, पर फिर धीरे धीरे जब 50-60 साल हुए तो हमें इनके साइड इफ़ेक्ट्स दिखने शुरू हुए। होंगे ही साइड इफेक्ट, तो आप तरह तरह के केमिकल्स को स्प्रे कर रहे हो, प्लांट्स पे डाल रहे हो, मिट्टी में डाल रहे हो, तो अल्टीमेटली वो हमारे बॉडी में भी तो आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके साइड इफेक्ट्स, बहुत सारे ऐसे पेस्टिसाइड हैं बच्चों जिन पर अब कंप्लीट बैन है कि इनको बिल्कुल यूज़ नहीं करना। बहुत सारी जगह पर स्टडीज़ में पाया गया कि कुछ पेस्टिसाइड ना, मान लो प्रेगनेंसी के दौरान मदर की बॉडी में गए तो फीटस में डिफॉर्मिटीज़ क्रिएट करते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके बारे में हमें नहीं पढ़ना, बट मैं तुम्हें बता रही हूँ कि पेस्टिसाइड्स कितने हार्मफुल होते हैं। बट अगेन अभी भी इनका खूब कॉमन यूज़ होता है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो बाकी के जो 2 फील्ड है ना एग्रीकल्चर के, वो अभी इतने एडवांस नहीं हुए हैं कि वो हमारी नीड्स को पूरी कर दें। तो यानी साइड इफ़ेक्ट्स के बावजूद भी सबसे ज़्यादा कन्वेंशनल एग्रीकल्चर ही यूज़ होता है, ओके। बट हाँ, क्योंकि इसमें साइड इफेक्ट दिखने लगे तो इनके ऑल्टरनेटिव ढूंढे गए। तो इनका नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव आया कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करो। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? नेचुरल तरह से खेती करना। आजकल ऑर्गेनिक फूड की कितनी डिमांड है ना, नहीं बोलते कि हम तो ऑर्गेनिक फूड खाते हैं, भाई बड़ा कॉस्टली आता है ये ऑर्गेनिक फूड। क्यों आता है कॉस्टली? उगाते तो इसको वही फील्ड्स में हैं, पर ऑर्गेनिक फार्मिंग के दौरान ये ध्यान रखा जाता है कि कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करना है। ऑर्गेनिक फूड इज़ कम्प्लीटली केमिकल फ्री। जितने भी ये हार्मफुल केमिकल्स हैं ना, उनको इस खेती में यूज़ नहीं करते। जब मैं आपको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर पढ़ाऊंगी तो उसमें आएगा बायो फर्टिलाइजर्स, बायो कंट्रोल एजेंट्स, वो सब इसी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का पार्ट है, ठीक है। बस एक चीज़ याद रखो कि यहाँ पर कोई भी एग्रो केमिकल यूज़ नहीं करना है, एग्रो केमिकल फ्री फूड है ये। क्लियर है क्या? तो इसको कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। पर ऑर्गेनिक फार्मिंग में अगर आप कोई केमिकल यूज़ नहीं कर रहे ना, तो एक लिमिटेड प्रोडक्शन ही हो पाता है फूड का, इसीलिए उसकी कॉस्ट ज़्यादा रखी गई कि अगर हर कोई ऑर्गेनिक फूड खरीदने लग जाएगा तो कमी हो जाएगी ऑर्गेनिक फूड की। इतना उगा ही नहीं रहे हम अभी, इतना प्रोडक्शन ही नहीं होता उसमें, यील्ड कंपैरेटिवली कम मिलता है, ठीक है। तो ठीक है भाई, फिर सोचा और इनोवेशन करो, कैसे नीड पूरी करोगे तुम इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की? तो फिर आया सबसे एडवांस मेथड एग्रीकल्चर का, जेनेटिक इंजीनियरिंग या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जिसमें इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए गए या अभी भी किए जाते हैं, जिसमें क्या करते हैं जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि भाई अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी फसल को कीड़ा ना लगे, है ना, तुम उसमें इंसेक्टिसाइड स्प्रे नहीं करना चाहते, तुम कह रहे हो नेचुरल तरीके से करते हैं तो उतना इफेक्ट नहीं आता, तो हम तुम्हें एक ऐसा प्लांट बना के दे देंगे, उस प्लांट को तुम जब उगाओगे ना तो उस प्लांट को कीड़े खाएंगे ही नहीं, उसमें ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस आ जाएगा, उसका इंट्रिंसिकली इनहेरिटेंस बोल रही हूँ, रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। ऐसे क्रॉप्स को कहते हैं बच्चों जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप। ज़रूरी नहीं है रेजिस्टेंस, अगर तुम्हें हाई यील्डिंग चाहिए, बहुत ज़्यादा डिमांड है उस क्रॉप की,
तो तुम मत डालो फर्टिलाइजर। हम ऐसे जीन्स उन क्रॉप्स में डाल देंगे जो हाई यील्ड देंगे ही देंगे, ऐसा जीन डाल देंगे जो उस क्रॉप को पानी, सर्दी, गर्मी, बरसात, जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनसे बचा लेंगे। ठीक है, तो यही तो जेनेटिक इंजीनियर्स करते हैं, जीन मैनिपुलेशन। एक से जीन निकाला, दूसरे में डाला। ठीक है, तो ऐसी क्रॉप्स को आप क्या कहते हो? जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप। क्लियर? जिसमें आप डिजायरेबल जीन को किसी एक प्लांट सेल से निकाल कर, जो भी पूरा प्रोसेस है उसको करके, फाइनली टिश्यू कल्चर के दौरान या जो प्लांट का एम्ब्रियो है, सीड है, उसमें डाल दो। जब उससे प्लांट बनेगा तो प्लांट में वो जीन मल्टीप्लाई कर चुका होगा, पूरे प्लांट में वो प्रॉपर्टी आ जाएगी। ठीक है, इसी को कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्लियर है क्या? तो दीज आर द 3, ये क्या है? ये 3 मेन मेथड्स हैं एग्रीकल्चर के। जो सबसे पुराना है एग्रोकेमिकल, बट अगेन मोस्ट यूज्ड यही है। उससे बेटर है ऑर्गेनिक फूड, और सबसे बेटर है बट एक्सपेंसिव है अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ठीक है, वन बाय, अब तीनों को नहीं पढ़ना, यहाँ पर तो हमको मेनली इसके बारे में पढ़ना है। बट पहले ना इस पैराग्राफ में बच्चों आपको थोड़ा सा इन दोनों मेथड्स को कंपेयर करके बताया है कि एग्रोकेमिकल से बेटर क्यों है जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखो क्या लिखा है, द ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सीडेड इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई। ग्रीन रिवॉल्यूशन इससे रिलेटेड था, जब यहाँ पर खूब सारी टेक्निक्स यूज हुई तो हरित क्रांति आई। ग्रीन रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1950s में। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन MS स्वामीनाथन। चाहे इसे लिख लो, स्ट्रैटेजीज चैप्टर हट गया है तो मुझे नहीं लगता पूछेंगे, बट फिर भी MS स्वामीनाथन लिख लो आप, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। ओके, वैसे ऑल ओवर तो नॉर्मन बोरलॉग थे, पर इंडिया में MS स्वामीनाथन। आप तो बस इंडिया के याद रखो। सो ग्रीन रिवॉल्यूशन ने क्या किया? ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सीडेड इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई, बट येट इट वॉज नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। Increase yield have partly been due to the use of improved crop varieties, but mainly due to the use of better management practice and use of, आ गया ना, एग्रोकेमिकल। इस कन्वेंशनल मेथड में एग्रोकेमिकल्स को बहुत ज़्यादा यूज किया गया। However, for farmers in the developing world, एग्रोकेमिकल्स आर ऑफन टू एक्सपेंसिव। कई बार ये जो एग्रोकेमिकल्स होते हैं ये भी थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। And further increase in yield with existing varieties are not possible using conventional breeding। conventional breeding किसको कहते हैं? इसी को, ये जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन के मेथड्स हैं बच्चों, इनको कन्वेंशनल ब्रीडिंग कहते हैं। यही होता है। अब एनसीईआरटी में से कहीं कहीं से चैप्टर्स तो हटा दिए, पर वो टर्म्स कहीं ना कहीं टकरा जाती हैं। तो स्ट्रैटेजी चैप्टर अगर पढ़ा होता तो ये सारी टर्म्स क्लियर होती, बट इसका मतलब ये नहीं तुम लेके पढ़ने बैठ जाओ। अब जब नीट नहीं पूछ रहा, एनटीए नहीं पूछ रहा, तो तुम्हें नहीं पढ़ना। जहाँ टर्म्स आएंगी हमें ना बताने के लिए। ठीक है, ओके। तो भाई ग्रीन रिवॉल्यूशन के पहले तुमको एडवांटेज भी बता दिया, ड्रॉबैक भी बता दिए कि इसकी भी कुछ लिमिटेशन है। कई जगह पर ये भी उस तरह की क्रॉप हमें डेवलप करके नहीं दे पाता जैसी हमें चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया, सुनना ध्यान से। न्यू एडिशन जो आया है एनसीईआरटी का, जिसमें जो डिलीटेड सिलेबस है वो नहीं है, है ना, कम चैप्टर्स हैं, उसमें इस पैराग्राफ के बाद ऐड किया गया है बच्चों टिश्यू कल्चर को। तो जिन बच्चों के पास ये न्यू वाली एनसीईआरटी है उनको तो यही दिख रहा है ये, जिनके पास नहीं है पुरानी एनसीईआरटी, डोंट वरी, पन्ने पलटो, स्ट्रैटेजीज वाले चैप्टर में जाओ, उसमें लास्ट में एक हेडिंग है टिश्यू कल्चर। सेम पैराग्राफ उठाया है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, वहाँ से पढ़ लो। तो वो चैप्टर डिलीटेड है आपका स्ट्रैटेजी, बट उसमें से टिश्यू कल्चर वाला पैराग्राफ आप सबको तैयार करना है। इट इज़ इंक्लूडेड इन द न्यू सिलेबस। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर आपको पहले टिश्यू कल्चर का एक पैराग्राफ, देन ये टिश्यू कल्चर से रिलेटेड है, और एक और टेक्निक सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में दिया है। ये सब पुरानी एनसीईआरटी में वही है टिश्यू कल्चर में, और न्यू एनसीईआरटी में इसको बायोटेक एप्लीकेशंस में डाल दिया है। क्यों डाला पता है रीज़न? क्योंकि टिश्यू कल्चर और सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन भी बायोटेक की ही देन है लगभग। बायोटेक की वजह से ही हमारे पास ये पॉसिबल है। ऐसे टेक्निक्स हैं, ऐसे मेथड्स हैं जिनसे हम लेबोरेटरी में प्लांट्स को कॉपी कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, नए प्लांट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने पैराग्राफ लिखा ना कि कन्वेंशनल मेथड भी पूरा नहीं कर पा रहे थे हमारी डिमांड को, तो कन्वेंशनल मेथड क्योंकि इसको पूरा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए नए नए टेक्निक्स डेवलप की गई। कौन सी नई टेक्निक्स डेवलप की गई देखना। एज ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक फेल्ड to keep pace with demand and to provide sufficiently fast and efficient systems for crop improvement,
अनदर टेक्निक टिश्यू कल्चर वॉज डेवलप्ड। ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों टिश्यू कल्चर डेवलप किया गया? क्योंकि जो कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स है ना, वो भी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रही थी बच्चों, इसलिए इस बहुत बढ़िया सी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया। क्या होता है इस टेक्निक में, यहाँ पढ़ने से पहले ज़रा देखना। इस टेक्निक में आप जो प्लांट्स को इनिशियली ग्रो करते हो ना, वो बीकर्स में, कल्चर मीडियम्स में, टेस्ट ट्यूब में कर सकते हो। लेटर ऑन उनको फील्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है, खेत में शिफ्ट कर दिया जाता है, ठीक है। इस टेक्निक में बेसिकली करते क्या है, मैंने यहाँ पर इसका एक बेटर डायग्राम बनाया है, देखो समझना। इस टेक्निक में जिस भी प्लांट के आप क्लोन्स बनाना चाहते हो, जनरली टिश्यू कल्चर टेक्निक यूज़ की जाती है बच्चों प्रोपेगेशन के लिए। जैसे आप पढ़ते हो ना वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं हम, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। प्लांट के एक पार्ट से उसी के जैसा नया प्लांट बनाना। तो यहाँ पर क्या करते हैं टिश्यू कल्चर में कि अगर कोई एक बहुत अच्छी क्वालिटीज़ वाला प्लांट है और हम चाहते हैं यार इसके जैसे हज़ारों लाखों मिलियन ऑफ प्लांट्स हमारे पास हों, तो टिश्यू कल्चर टेक्निक हमें वो हेल्प करती है। क्या करना है हमको, हमें इस बेस्ट प्लांट में से सिर्फ इसका थोड़ा सा मेरिस्टम काट के निकालना है, ठीक है। मेरिस्टमेटिक टिश्यू आपको पता है कहाँ होता है, अपाइकल भी होता है और बीच बीच में जो बर्ड्स होती हैं एक्सिलरी भी ले सकते हो, अपाइकल भी ले सकते हो। लैटरल मेरिस्टम तो अंदर है, वो तो कहाँ से निकालोगे, है ना। तो या तो अपाइकल या एक्सिलरी मेरिस्टम ले लो आप। इस मेरिस्टमेटिक टिश्यू को बोलते हैं इसका एक्स प्लांट। अब ये इसके लिए एक्स हो गया, इसलिए ये इसका एक्स प्लांट है, ठीक है। जैसे ही आपने उस टिश्यू को कट किया, उसको पहले थोड़ा स्टरिलाइज कर लेते हैं कि कहीं इस पर कोई माइक्रोब वगैरह ना हो, और फिर इसको एक कल्चर मीडियम में डाल देते हैं, ठीक है। कहाँ गया, ये रहा, कल्चर मीडियम में डाल देते हैं। कल्चर मीडियम कैसे बनाया, कल्चर मीडियम में हर वो चीज़ है जो प्लांट को ग्रोथ के लिए चाहिए। मिट्टी नहीं डालनी है, अभी आप मिट्टी में ग्रो नहीं कर रहे हो प्लांट्स को, ठीक है। जैसे सुक्रोज डाल दो, प्लांट्स के लिए शुगर चाहिए, विटामिन्स, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स, इवन पीजीआर, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स को भी, रेगुलेटर्स को भी ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। जब आपने इस कल्चर मीडियम में ये एक्सप्लांट डाला, दैट इज इनॉक्यूलेशन बोल दो उसको सिंपली, तो क्या होता है बच्चों, ये इसमें मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है, ठीक है। ये आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, इनॉक्यूलेशन, इंक्यूबेशन, बस आप तो ये समझो कि इस एक्सप्लांट ने मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया, ठीक है। रुको, इस पे बाद में आएंगे, सॉरी, ये रावई मैं देख रही थी, मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। अब जब ये मल्टीप्लाई करता है ना बच्चों, तो मेरिस्टमेटिक है तो मल्टीप्लाई तो करेगा ही, अपने जैसी नई सेल्स बनाएगा, तो खूब सारी सेल्स का एक अनडिफरेंशिएटेड मास बन जाता है। जैसे नहीं होता हमारे में या किसी भी एनिमल में, जब एम्ब्रियो डिवाइड करना शुरू करता है तो पहले तो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती है ना, फिर धीरे धीरे उससे ऑर्गन्स बनते हैं। तो वैसे ही प्लांट का ये जो मेरिस्टम है, ये भी एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स बनाता है, जिसे कहते हैं कैलस। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कई जगह आ जाता है लिखा हुआ कैलस, ठीक है। अब ये जो कैलस है ना, इट हैज़ द पोटेंशियल टू डेवलप इनटू अ प्लांट। आपको पता है प्लांट्स में टोटीपोटेंसी की पावर होती है ना। टोटीपोटेंसी का मतलब बताया था एक बार, टोटीपोटेंसी का मतलब टोटी यानी होल, पोटेंसी यानी कैपेसिटी, एक ऐसा टिश्यू जिसमें पूरा प्लांट बनाने की कैपेसिटी है। हमारी बॉडी में है कहीं ऐसा कोई टिश्यू? जब हम एम्ब्रियो थे तब तो था ऐसा टिश्यू, एम्ब्रियो की शुरुआत में ऐसा ही था सारा टिश्यू। या मैंने कहा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाते वक्त कि हमारी जो स्टेम सेल्स होती हैं, जब एक बेबी बॉर्न होता है तो उसके अम्बिलिकल कॉर्ड को प्रिजर्व कर लो, उसमें स्टेम सेल्स होती हैं। पर एडल्ट ह्यूमन में तो ऐसी सेल्स कहीं नहीं है कि आप हमारे जैसा एक और इंसान बना लो, नहीं है। पर प्लांट्स में है, ये प्लांट्स में ऐसी सेल्स हैं जो टोटीपोटेंट हैं, यानी आप उन सेल्स को कल्चर करके नया प्लांट बना सकते हो, ठीक है। और वो सेल्स कहाँ हैं? मेरिस्टम में है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर मेरिस्टम लिया, उसको कल्चर कर लिया और एक मास ऑफ सेल बना लिया। अब इन सेल्स में को हमें क्या करना है, पहले तो इन सेल्स को है ना, हमें बहुत सारे प्लांट बनाने हैं ना, एक तो बनाना नहीं है, हम चाहते हैं मल्टीपल कॉपीज। तो इनको ना बच्चों, इस कैलस को थोड़ा सा हिलाते हैं तेजी से और इस कैलस के छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं। हर पीस को अलग अलग कल्चर मीडियम में शिफ्ट कर देते हैं, सब कल्चरिंग, ठीक है। आपसे कोई ये स्टेप्स के नाम नहीं पूछने वाला, आप तो मेन प्रोसेस याद रखो, ओके। अलग अलग कल्चर मीडियम्स में डाल दिया। अब क्या करना है सुनो, अब कुछ कैलस का पार्ट इसी में छोड़ दो, क्यों? ये फिर डिवाइड करेगा, फिर खूब सारा कैलस बनाएगा, फिर उसको स्टर करेंगे हम, फिर उसकी सब कल्चरिंग कर देंगे। तो जब तक चाहो आप तब तक आप इससे मल्टीपल प्लांट्स बना सकते हो, ठीक है। तो एक तरफ तो मल्टीप्लाइंग कैलस है, एक तरफ हम उसके थोड़े थोड़े पार्ट्स को निकालकर अलग अलग बीकर्स में डाल रहे हैं। इन बीकर्स में भी कल्चर मीडियम प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या करेंगे सुनो, अब है ना, हम चाहते हैं कि ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना कैलस के, ये डिफ्रेंशिएट करें, प्लांट तो बनाएंगे। तो अब क्या करेंगे, इस कल्चर मीडियम में सब में
दो हॉर्मोन्स स्पेसिफिक रेशो में ऐड किए जाते हैं, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। पहले जब टिश्यू कल्चर डिटेल में पढ़ते थे तो आता था कि कितने रेशो से क्या होगा, पर अब इतना नहीं पूछते, आपको सिर्फ ये याद रखना है, मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ पीजीआर वाले चैप्टर में, कि ऑक्सिन जो है वो रूट्स इनिशिएट करवाता है और साइटोकाइनिन जो है वो शूट इनिशिएट करवाता है। तो जब ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन को ऐड करते हैं बच्चों एक पर्टिकुलर रेशो में, तो इस टुकड़े से रूट सिस्टम और शूट सिस्टम बनने लगता है। सब में ऐड कराया आपने, तो सबसे रूट और शूट बनने लगता है, यानी छोटे छोटे पौधे बनने लगते हैं। इन छोटे छोटे पौधों को कहते हैं प्लांटलेट्स। क्या कहते हैं? प्लांटलेट्स। जितने बीकर्स में आपने कैलस के पीस डाले हैं, हर बीकर में प्लांटलेट्स मिल जाएंगे। अब उन प्लांटलेट्स को कुछ समय के लिए ऐसी कंडीशंस में रखते हैं कि भाई, क्योंकि अब इन प्लांटलेट्स को आपको क्या करना है, अब ऐसा नहीं है पूरा का पूरा डेवलपमेंट यहीं चलेगा। जब प्लांट बड़ा होगा धीरे धीरे तो उसको रूट भी उसको सॉइल भी चाहिए अपना रूट सिस्टम फैलाने के लिए, एयर, सनलाइट वगैरह बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए सब कुछ। तो आपको इन छोटे छोटे नन्हे पौधों को खेत में शिफ्ट करना है, फील्ड में लगाना है। ठीक है, आप लेबोरेटरी से उन्हें फील्ड में ले जाओगे एकदम से, मतलब एकदम से एक छोटा बच्चा है, आपने उसको थोड़ा भी बाहर नहीं निकाला और सीधा धूल भरे एनवायरनमेंट में ले गए तो बीमार हो जाएगा। तो इन छोटे छोटे पौधों को, प्लांटलेट्स को कुछ समय के लिए हार्डनिंग की जाती है। हार्डनिंग मतलब इनको थोड़ी बहुत इस तरह की कंडीशंस में रखना शुरू कर देते हैं। अभी तक तो हम इनको आइडियल कंडीशन दे रहे थे बच्चों, बिल्कुल लेबोरेटरी एकदम स्टरीलाइज थी ये पूरी, कोई इन्फेक्शन नहीं, कुछ नहीं, आइडियल न्यूट्रिएंट्स मिल रहे थे। तो कुछ समय के लिए इनको थोड़ी सी इस तरह की कंडीशंस में रखा जाता है, देखा जाता है कि इनको, इनकी हार्डनिंग होने दो, इनको थोड़ा मजबूत बनने दो। ठीक है, हार्डनिंग का मतलब ऐसा नहीं हार्ड हो गया, ओके। और फिर हार्डनिंग के बाद कहाँ शिफ्ट कर देते हैं इनको? 7th इज हार्डनिंग, और फिर दे आर शिफ्टेड टू फील्ड्स फॉर फर्दर ग्रोथ। तो आप कैलस से फिर सब कल्चरिंग करो, फिर शिफ्ट कर दो, तो ऐसे जितना चाहे इस एक प्लांट जैसी हजारों, लाखों, मिलियन, ट्रिलियन ऑफ कॉपीज बना सकते हो। ठीक है, अगर इसमें हाई यील्ड है, डिजीज रेजिस्टेंस है, तो इन सारे प्लांट्स में यही क्वालिटीज आएंगी। तो ये जो सारे प्लांट्स बनते हैं ना, इतने सारे उस खेत में जो उग रहे हैं, उनको बोलते हैं इसका क्लोन। ये क्लोन बनाने के लिए आपने सोमैटिक सेल यूज किया है ना, तो उनको बोल सकते हैं सोमा क्लोन्स। इसलिए टिश्यू कल्चर से जो प्लांट्स डेवलप किए जाते हैं बच्चों, उनको सोमा क्लोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सोमा क्लोन्स, सोमैटिक सेल से बनने वाले क्लोन। यहाँ पे आपने कोई मेल फीमेल गैमीट यूज नहीं किए हैं ना, कोई गैमीट थोड़ी ना यूज किए हैं, सोमैटिक सेल्स ली हैं, जर्म सेल्स या रिप्रोडक्टिव सेल्स, कोई पॉलन्स, कोई स्टिग्मा, कोई ओवरी, कुछ नहीं लिया, और आपने इस प्लांट जैसे हजारों लाखों न्यू प्लांट्स, क्लोन्स बना दिए हैं। क्लियर? बस यही टिश्यू कल्चर का मेथड है। पढ़ लो एनसीईआरटी से क्या लिखा है। टिश्यू, व्हाट डज टिश्यू कल्चर मीन? इट वाज लर्न्ड बाय साइंटिस्ट ड्यूरिंग 1950s। 1950s में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन का टाइम हुआ था, साथ साथ में इस तरह के इनोवेशंस भी स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, तो होल प्लांट, जब साइंटिस्ट को ये समझ में आया कि यार प्लांट्स में एक ऐसा टिश्यू होता है जिससे आप पूरा का पूरा प्लांट जनरेट कर सकते हो, उस टिश्यू को नाम दे दिया एक्स प्लांट। व्हाट इज एक्स प्लांट? Explant is any part of a plant taken out and grown in a test tube under sterile condition, ये बहुत ज़रूरी है, in special nutrient medium. The capacity to generate a whole plant from any cell or explant is called totipotency. तो explant प्लांट का एक कोई भी पार्ट है जिसे आप स्टेराइल कंडीशंस में न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करोगे, एंड टोटिपोटेंसी उस प्लांट की, उस एक्सप्लांट की कैपेसिटी है जिससे वो नए प्लांट में डेवलप हो रहा है। ठीक है, नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू स्ट्रेस हेयर दैट द न्यूट्रिएंट मीडियम का कंपोजिशन क्या होना चाहिए बच्चों? इस न्यूट्रिएंट मीडियम में हर वो चीज होनी चाहिए जो प्लांट को ग्रोथ के लिए चाहिए, जैसे कि सुक्रोज, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स यानी मिनरल्स, विटामिन्स, अमीनो एसिड्स भी चाहिए, इवन पीजीआर, ग्रोथ रेगुलेटर्स, स्पेशली ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। ठीक है, इनिशियली इनको इक्वल रेशो में रखते हैं जिससे वो अनडिफरेंशिएटेड रहता है, जब डिफरेंशिएट कराना है तो इनका रेशो चेंज कर देते हैं। ऑक्सिन बढ़ाओगे तो रूटिंग होगी, साइटोकाइनिन बढ़ाओगे तो शूट निकलेगा। ठीक है, नाउ बाय एप्लीकेशन ऑफ दीज मेथड इट इज पॉसिबल टू अचीव। अब इन्होंने पूरा मेथड नहीं डिस्कस किया है आपसे, पर टिश्यू कल्चर नहीं समझ में आता जब तक आपको ये मेथड नहीं पता होगा, इसलिए मैंने बताया है ना। आप एक सिंपली एक चार्ट बना लेना टिश्यू कल्चर के स्टेप्स का, इतना डिटेल में ज़रूरी नहीं है, बस जो मैंने मेन स्टेप्स बताए हैं वो आप लिख लेना जिससे आपको ध्यान रहे। ठीक है, नाउ
तो अब ये कह रहे हैं व्हाट आर द, सीधा एप्लीकेशंस बताइए टिश्यू कल्चर की, इस पूरे मेथड्स की एप्लीकेशंस क्या हैं। 2 एप्लीकेशंस दी हैं एनसीईआरटी में। फर्स्ट एप्लीकेशन है बच्चों माइक्रो प्रोपेगेशन। ये जो मैंने आपको कहा ना कि हम इस एक्सप्लांट को यूज़ कर करके, कैलस को यूज़ कर करके हज़ारों लाखों मिलियन ऑफ कॉपीज़ बनाएंगे, इसी को कहते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो यानी छोटे से पीस से, प्रोपेगेट करना यानी बढ़ाना। आपने एक प्लांट के छोटे से पीस से हज़ारों लाखों प्लांट बना लिए, सो दिस इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपेगेशन। By application of these methods, it is possible to achieve propagation of a large number of plants in very short duration. बहुत कम समय में आप खूब सारे प्लांट बनाकर वो जो डिमांडिंग पॉपुलेशन की जो डिमांड है उसको पूरा कर दो, ठीक है। दिस मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग, व्हाट इज डिफाइन किया है माइक्रो प्रोपेगेशन को, प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर, इसी को माइक्रो प्रोपेगेशन। देखो ज़रूरी नहीं है आप टिश्यू कल्चर को हमेशा माइक्रो प्रोपेगेशन के लिए यूज़ करो, टिश्यू कल्चर की अभी एक और एप्लीकेशन भी देखेंगे हम, ठीक है। देन ईच ऑफ दीज प्लांट विल बी, अब आ गया यहाँ पर, जितने भी प्लांट्स आप बना रहे हो ना बच्चों, ये सारे प्लांट्स कैसे होंगे, दे विल बी, कहाँ गया, जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट जिससे एक्सप्लांट लिया है, सो दे आर कॉल्ड सोमा क्लोन्स। पूछ लेंगे आपसे कि माइक्रो प्रोपेगेशन से जो प्लांट्स डेवलप करते हैं उनको सोमा क्लोन्स क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अपने ओरिजिनल प्लांट की 2 कॉपी होते हैं, बिल्कुल हम शक्ल, बिल्कुल आइडेंटिकल, जो प्रॉपर्टीज उसमें है वही इसमें, भाई कोई चेंज किया ही नहीं ना हमने, कहीं से नए जीन आए ही नहीं, तो वही उसकी कॉपी है, ओके। मैनी इंपॉर्टेंट, आज के समय में जो हम देखते हैं ना, टमाटोज, बनाना, एप्पल हर सीज़न में हमेशा खूब सारे नंबर में अवेलेबल रहता है, वो इसी वजह से, क्योंकि इन सब का प्रोडक्शन टिश्यू कल्चर से किया जाता है, ठीक है। देन इनको कमर्शियल स्केल पर ग्रो करते हैं। ट्राई टू विजिट अ टिश्यू कल्चर लैब विद अ टीचर टू बेटर अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द प्रोसेस, ठीक है, उसकी अब ज़रूरत नहीं है, यहीं पर मैंने तुम्हें इमेजिन करवा दिया है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरी एप्लीकेशन, मैंने कहा ना ज़रूरी नहीं है टिश्यू कल्चर से आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन ही करो हमेशा। एक और इसकी बहुत अच्छी एप्लीकेशन है बच्चों, जिसमें ये बहुत बार आया है नीट में, PYQ भी है ये, ठीक है। क्या सुनना, मान लो मेरे पास एक बहुत अच्छी क्वालिटी का प्लांट था, इसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ थी और किसी वजह से इसमें इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, और अब मेरे पास कोई तरीका नहीं है इसके जैसे और प्लांट्स बनाने का, ठीक है, ये खुद रिप्रोड्यूस करेगा नहीं, करेगा भी तो क्या पता क्या वेरिएशन आए क्या नहीं आए। तो टिश्यू कल्चर हमें एक ऑप्शन देता है, क्या, कि अगर आपके पास एक बहुत अच्छा सुपीरियर क्वालिटीज़ वाला प्लांट है और उसको इन्फेक्शन भी हो गया है ना, तो भी आप उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हो। कैसे, क्योंकि जब आप इससे ये एक्सप्लांट निकालोगे, इसका मैरिस्टम निकालोगे, तो मैरिस्टम में वायरस नहीं होते, मैरिस्टम में वायरस मल्टीप्लाई ही नहीं करते हैं, क्योंकि उसका मतलब अगर आपके लेवल पे मैं समझाऊं तो मैरिस्टमेटिक सेल्स खुद ही मल्टीप्लाइंग है ना, डिवाइड कर करके नई सेल्स बनाती हैं, तो उनकी जो मल्टीप्लिकेशन रेट है उसके साथ वायरस कोप अप नहीं कर पाते, ठीक है। इसलिए वायरस किसी भी प्लांट को अगर पूरा इन्फेक्ट भी कर दे ना, तो वो कभी भी उस प्लांट के मैरिस्टम को इन्फेक्ट नहीं करते, मैरिस्टम रिमेन फ्री ऑफ वायरस। और इस टेक्निक के लिए जो मेन चीज़ है वो क्या है, मैरिस्टम। तो एक वायरस इन्फेक्टेड प्लांट का अगर हम मैरिस्टम निकालेंगे और उसे टिश्यू कल्चर करेंगे, तो जो नए प्लांट बनेंगे वो वायरस इन्फेक्टेड नहीं होंगे। तो टिश्यू कल्चर किस में यूज़ किया आपने, फॉर रिकवरी ऑफ हेल्दी प्लांट्स फ्रॉम डिजीज्ड प्लांट, डिजीज्ड प्लांट से हेल्दी प्लांट बना के दे दिया इसने। कैसे दिया, बाय यूजिंग मैरिस्टमेटिक टिश्यू। और इसमें नीट में पूछा गया था कि यहाँ पर कौन सा मैरिस्टम यूज करेंगे बच्चों, तो यहाँ अपाइकल मैरिस्टम भी यूज कर सकते हैं और एक्सिलरी भी कर सकते हैं, कोई भी कर लो। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्री ऑफ वायरस रहता है, हेंस वन कैन रिमूव द मैरिस्टम एंड ग्रो इट। ये पूरी टेक्निक इन विट्रो है ना, पूरी टेक्निक में आपने सेल के लिविंग सिस्टम के बाहर ग्रोथ करवाई है टू ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट। अभी तक साइंटिस्ट बनाना, शुगर केन, पोटैटो, इन सब के मैरिस्टम कल्चर्स करके डिजीज्ड प्लांट से हेल्दी प्लांट रिकवर कर चुके हैं, ठीक है। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर। समझ में आ गया अच्छी तरह टिश्यू कल्चर टेक्निक के बारे में, सोमा क्लोन समझ में आ गए। और अगर तुम एक छोटी सी टर्म बता देती हूँ, अगर बाई चांस नीट में ऐसी कोई टर्म मिले ना, सोमा क्लोनल वेरिएंट्स, तो ये क्या होता है बच्चों कि कई बार क्या करते हैं, जब हम कैलस को कल्चर कर रहे हैं ना, प्लांटलेट बना रहे हैं लेबोरेटरी में, तो कुछ स्ट्रेसफुल कंडीशंस दे देते हैं,
क्या होगा उससे, या तो वो प्लांटलेट मर जाएगा या फिर उसमें उन कंडीशन से लड़ने के कुछ जीन्स होंगे तो वो खुद को एक्सप्रेस कर देंगे। तो अगर वो एक्सप्रेस कर दिया तो इसका मतलब उसमें अब उस कंडीशन के लिए भी अडेप्टेशन आ गया। तो यानी आपने सोमा क्लोन्स तो बनाए हैं विद सम वेरिएशंस। कैसे लाए हो आप वो वेरिएशन, कुछ स्ट्रेसफुल कंडीशंस प्रोवाइड करके। तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनको कहते हैं सोमा क्लोनल वेरिएंट्स। अगर हम टिश्यू कल्चर के दौरान स्ट्रेसफुल कंडीशंस प्रोवाइड करें, स्ट्रेसफुल कंडीशंस वाइल टिश्यू कल्चर, तो इट मे रिजल्ट या तो मर जाएगा प्लांट या फिर एक नया अच्छा प्लांट बना देगा जो और बेटर होगा, उसको कहेंगे सोमा क्लोनल वेरिएंट। ठीक है, डन है क्या, समझ में आ गया अच्छी तरह से। अब भाई साइंटिस्ट हैं, अलग अलग चीज़ें चलती रहती है दिमाग में। तो एक और टेक्निक डेवलप की गई जिसका नाम है, तो और भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, हालांकि अभी ये पूरी तरह से सक्सेसफुली नहीं हो पाई है। इसका नाम है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। क्या नाम है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। समझना इसको क्या होता है इस टेक्निक में। हाँ बच्चों, तो इस टेक्निक में क्या होता है ना, देखो इसका नाम क्या है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन वर्ड तो हमने बहुत जगह पढ़ा है अभी तक, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ा, जेनेटिक्स में मेंडल ने भी किया था, स्ट्रैटेजी चैप्टर में मैं तुम्हें बता रही हूँ हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है नॉर्मली, हाइब्रिडाइजेशन होता है, मेंडल का एक्सपेरिमेंट याद करो कि किसी एक प्लांट के पॉलन्स कलेक्ट करके एक दूसरे प्लांट की स्टिग्मा पे डाल देते हैं, दोनों हमारे चूजन प्लांट्स होते हैं, ठीक है। वो पॉलन्स जब पॉलन ट्यूब्स बनाकर अपने मेल गैमीट्स को अंदर भेजेंगे तो मेल फीमेल का फर्टिलाइजेशन होगा, उससे जायगॉट बनेगा, सीड बनेगा, और जब हम उन सीड्स को सो करेंगे तो उससे हमको नए प्लांट मिलेंगे। उस नए प्लांट में ए और बी के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, इसी को आप हाइब्रिडाइजेशन बोलते हो। यहाँ पर हम हाइब्रिडाइजेशन तो करने वाले हैं, यानी दो प्लांट्स का मिक्सचर बनाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर हमें जर्म सेल्स यूज नहीं करनी है, हमको गेमीट्स यूज नहीं करने हैं, बल्कि साइंटिस्ट ने क्या किया, सोमैटिक सेल्स को हाइब्रिड करवाया। दो अलग अलग प्लांट्स की सोमैटिक सेल चूज की गई और उसका कॉम्बिनेशन फ्यूजन करवा के देखा गया कि देखें नए प्लांट में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। अब अगर मान लो ये दो सोमैटिक सेल वीट के ही दो वेराइटीज़ की है तब तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्रोमोसोम वगैरह का नंबर भी सेम होगा। पर यहाँ पर पता है क्या करवा रहे हैं, एक प्लांट पोटैटो का है और दूसरा प्लांट टमाटो का है। यानी आपने एक पोटैटो की सेल ले ली, जर्म सेल नहीं, सोमैटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल, टमाटो की ले ली, और दोनों सेल्स को एक कल्चर मीडियम में डाल दिया, और कल्चर मीडियम में क्या किया, उन दोनों सेल्स को फ्यूज होने दिया। एक सेल मैंने पोटैटो से निकाल ली, एक टमाटो से निकाल ली, और दोनों को कल्चर मीडियम में डाल दिया। अब कल्चर मीडियम में क्योंकि प्लांट सेल है ना, तो प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, तो सेल वॉल की प्रेजेंस की वजह से इनका फ्यूजन नहीं हो रहा था। तो साइंटिस्ट ने कहा एक काम करते हैं, पहले इनकी सेल वॉल हटाओ। तो बहुत आसान है, सेल्यूलेज वगैरह एंजाइम से सेल वॉल को हटाना, तो सेल वॉल को हटा दिया। क्या हमने सेल चैप्टर में पढ़ा है कि अगर सेल से सेल वॉल को हटा देते हैं तो बची हुई चीज़ को प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लास्ट यानी लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। सेल वॉल तो नॉन लिविंग मेंबर मानते हैं ना, फ्रीली परमिएबल है, ठीक है। तो जो बेसिक शुरू से समझ के आता है उसको एंड तक बिल्कुल दिक्कत नहीं आती बच्चों। इसीलिए बेसिक्स के साथ सीक्वेंस में जो बच्चा कंसिस्टेंटली पढ़ता है उसके कॉन्सेप्ट्स हमेशा अच्छे होते हैं, और ये चीज़ आपको क्वेश्चंस करने में नीट में डेफिनेटली हेल्प करती है, वही आपका सिलेक्शन करवाती है। मैंने देखा है कुछ बच्चे रैंडमली पढ़ते रहते हैं, यहाँ से उठा के ये पढ़ लिया, वहाँ से उठा के ये पढ़ लिया, जो टॉपिक पसंद आ गया उसको 4 टीचर्स से पढ़ लिया, जो पसंद नहीं आया वो एक से भी नहीं पढ़ रहे। ऐसा करके आप नीट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, ऐसा करके तो बस आप अपने मन को तसल्ली दे रहे हो कि हाँ भाई हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो पसंद आए वो पढ़ना थोड़ी ना पढ़ाई है। पढ़ाई का मतलब एक सिस्टमैटिक तरीके से आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसका पैटर्न समझो, जो भी चैप्टर सिलेबस में उनको लाइन टू लाइन समझते चलो, और चाहे पसंद आए चाहे नहीं आए उसको अच्छे से डिटेल में स्टडी करके उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो वो एक फुल प्रूफ प्रिपरेशन होती है। चाहे उसमें आपको 2 साल लग जाएं, बट अगर आप इस तरह की फुल प्रूफ प्रिपरेशन करोगे तो वो 2 साल वर्थ हैं, उसके बाद आप जो सिलेक्शन लोगे वो वर्थ है, ओके। और आप ऐसे ही करते रहे रैंडमली तो नहीं होता कुछ भी, ठीक है। आ जाए हम यहाँ पर, तो प्रोटोप्लास्ट जो है वो क्या है, सेल में से सेल वॉल को हटा दिया, ओके। तो जो लिविंग कंटेंट बचा सेल का उसको कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। तो हमने 2 प्लांट्स का एक प्लांट सेल दिखाई है आपको, उसमें सेल वॉल है, उससे प्रोटोप्लास्ट बनाया, और प्रोटोप्लास्ट 2 पेरेंट्स का लिया, पेरेंट 1 और पेरेंट 2। एक सपोज करो यहाँ पर है पोटैटो का और दूसरा है टमाटो का। तो अब सोचो तुम जरा, एक पोटैटो की सेल एक टमाटो की सेल का फ्यूजन करवा रहे हैं हम, दोनों में क्रोमोसोम का नंबर ही अलग अलग होगा, पर यह साइंटिस्ट को जम गई थी, कराया उन्होंने।
और जब कराया फ्यूज़न तो ऐसा तो नहीं है कि कल्चर मीडियम में स्पर्म और ओवम की तरह अपने आप ही फ्यूज़ कर जाएंगी ये, आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ भी डालनी पड़ेगी, यू हैव टू इंड्यूस द फ्यूज़न ना। तो इसमें कल्चर मीडियम में पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल डाल सकते हैं, PEG डाल सकते हैं, बताया था ना जीन ट्रांसफ़र मेथड में, या फिर कई बार यहाँ पर इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस भी दी जाती हैं, किसी भी तरह से इनको फ्यूज़न को इंड्यूस करते हैं, ठीक है। जब इंड्यूस करते हैं तो इनका फ्यूज़न भी हुआ बच्चों, पहले साइटोप्लाज्म का फ्यूज़न हुआ, फिर न्यूक्लियस का फ्यूज़न हुआ, और 2 सेल्स के फ्यूज़न से एक सेल बनी जिसका नाम रखा सोमैटिक हाइब्रिड। ये सोमैटिक सेल्स का फ्यूज़न है, इसलिए कैसी सेल है, ये एक हाइब्रिड है विच इज़ अ सोमैटिक हाइब्रिड। क्लियर। अब नो डाउट यहाँ पर कितना बड़ा लिमिटेशन है, आप 2 अलग अलग क्रोमोसोम वाले न्यूक्लियस का फ्यूज़न करवा रहे हो, बट कराया भी और हुआ भी, है ना। और जब इस सोमैटिक हाइब्रिड को डेवलप किया ना बच्चों, टिश्यू कल्चर मेथड से कर लो आप इसे डेवलप, अब वही इसको कल्चर मीडियम में रख दो, क्योंकि मेरिस्टम है तो डिवाइड करेगा, नया प्लांट बनाएगा। तो सब लोग सरप्राइज थे जानकर कि एक ऐसा प्लांट बना जिसमें नीचे पोटैटोज और ऊपर टमाटोज उगे। कितना ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट है, मतलब खेत में अगर ये आ जाए पोमैटोज, प्लांट का नाम रखा गया पोमैटो, अगर ये कमर्शियली बहुत इजीली अवेलेबल हो जाए तो आराम से एक ही फील्ड में, एक ही खेत में पोटैटो और टमाटो उगा लो। अच्छा, पोटैटो और टमाटो का कॉम्बिनेशन क्यों किया, क्योंकि टमाटो फ्लावर से बनता है, फ्रूट है, और पोटैटो अंडरग्राउंड स्टेम से बनता है ना। तो इसलिए पॉसिबल है कि एक ही प्लांट पर पोटैटो और टमाटो ग्रो कर जाएं, और करे भी, ज़रूरी नहीं है कर जाते, क्या पता फेल भी हो जाता है एक्सपेरिमेंट, बट हाँ यहाँ तो हुआ, सही हुआ, सक्सेसफुल हुआ, और प्लांट का नाम रखा गया पोमैटो। तो इस टेक्निक को क्या कहते हैं, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। बट ये क्यों नहीं मिलता हमको, ऐसे प्लांट्स हमने सुने क्यों नहीं कॉमनली, क्योंकि आपकी NCERT में लिखा है अनफॉर्चुनेटली जो किसी भी चीज़ को कमर्शलाइज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो चाहिए थी, जो कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए, इस वजह से इसका कमर्शलाइजेशन नहीं हुआ। अभी चल रहे हैं इस पे रिसर्च और कि कैसे बेटर बनाएं, कुछ ऐसा कर दें कि ये कमर्शलाइज हो सके, बट यस एक्सपेरिमेंट तो सक्सेसफुली हुआ। इसी टेक्निक को क्या कहते हैं, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, या मैं इसको प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन कह दूं क्या, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। हाँ, तो ये भी बायोटेक का ही एक पार्ट हुआ ना भाई, जब भी हम कुछ नेचर से हटकर कर रहे हैं ना बच्चों, तो वो एक तरह से बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है, लिविंग सेल्स को यूज कर रहे हो इसलिए, ठीक है। तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है देखना, साइंटिस्ट हैव बीन आइसोलेटेड सिंगल सेल फ्रॉम प्लांट एंड आफ्टर डाइजेस्टिंग देयर सेल वॉल, यानी उनने क्या निकाल लिया उसमें से, नेकेड प्रोटोप्लास्ट, यानी अब सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं है। इन आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट को 2 पेरेंट्स से लेकर क्या किया गया, ऐसे पेरेंट्स लिए जो डिजायरेबल कैरेक्टर रखते हैं, ठीक है, इनको फ्यूज करके बनाया गया एक हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट। इसको आप सोमैटिक हाइब्रिड भी कह सकते हो, इसको आप हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट भी कह सकते हो बच्चों। ये इंडिविजुअल प्रोटोप्लास्ट हैं, ये दोनों का फ्यूजन है तो हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट है। ये टर्म्स ही तो है ना जिनका आपको नीट में ध्यान रखना है। पहले मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में इसलिए समझाती हूँ जिससे आपको चीज़ समझ में आए, जिस लैंग्वेज में हम बात करते हैं, चीज़ों को पढ़ते हैं, उस चीज़ में आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया ना, भूलोगे नहीं कभी। पर अगर आपने उसको वहीं समझ के छोड़ दिया तो गड़बड़ है। इसलिए साथ में NCERT से पढ़ना और नोट्स बनाना ज़रूरी है कि आपको समझ तो आ गया, हाँ पोटैटो टमाटो को मिलाकर पोमैटो बनाया था, अब यही भूल गए कि इस टेक्निक का नाम क्या था, सोमैटिक हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, तो फिर क्या काम का वो, ठीक है। इसलिए साइंटिफिक टर्म्स भी साथ साथ में पढ़नी है आपको। सो विच कैन बी फर्दर ग्रोन टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। These hybrids are called somatic hybrid, while the process is called somatic hybridization. Imagine a situation when a protoplast of tomato is fused with potato and they are grown to form new plant. एक ऐसा प्लांट जिसमें टमाटो और पोटैटो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हों, उसका नाम रखा गया बच्चों पोमैटो। हाईलाइट कर देना, पोमैटो, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली दिस प्लांट did not have, highlight कर दो, unfortunately this plant did not have all desired combination for its commercial use, इसलिए ये अभी तक commercialize नहीं हुआ है। ओके, समझ में आ गया आपको अच्छी तरह से सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है। नाउ कम बैक टू द मेन टॉपिक, जो हम इसमें एडेड वाला पार्ट था वो हमने पढ़ लिया है, वापस हम इसके मेन उस पर आते हैं कि अब यहाँ पर ये सब बताने के बाद आपको NCERT ने क्या बताया देखना, इज देयर एनी ऑल्टरनेटिव पाथ दैट आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक्स
can show so that farmers may obtain maximum yield from their field? Is there a way to minimize the use of fertilizer and chemicals so that their harmful effect on the environment are reduced? अब वो बोल रहा है कि जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग है इसके इतने सारे जो साइड इफेक्ट्स हैं ना उनको कम करने के लिए क्या करें, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ने ये पॉसिबल बनाया। कैसे बनाया? बाय इंट्रोड्यूसिंग सम जीन्स। कौन कौन से जीन्स हम जीएमओ में इंट्रोड्यूस करते हैं वो बताए हैं यहाँ पे आपको, देखना ज़रा। पहले तो जीएमओ को डिफाइन भी किया है, देखो आ गया ना। जीएमओ एक प्लांट हो सकता है, एक बैक्टीरिया हो सकता है, एक फंजाई हो सकता है, या एक एनिमल भी हो सकता है, ठीक है। बस शर्त ये है कि इनके जीन में मैनिपुलेशन हुआ हो, इनके ओरिजिनल जीन के अलावा हमने इसमें एक नया जीन इंसर्ट किया हो, ओके, दैट इज कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड। अच्छा कई बार है ना, वैसे तो आपकी बुक में ऐसे दिया नहीं है, बट कई बार इंसर्शन के साथ डिलीशन भी करते हैं बच्चों। मान लो हमें लग रहा है यार, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है टमाटो का। टमाटो में ना एक ऐसा टमाटो बनाया गया जिसको फ्लेवर सेवर टमाटो बोलते हैं, आपको PYQs में मिल जाएगा, NCERT में तो नहीं है। उसमें है ना एक जीन को इनएक्टिव किया गया, डिलीट किया गया, जो टमाटोज की ओवर राइपनिंग करता है। आपने देखा होगा टमाटोज को फ्रिज में ना रखें, गर्मियों में तो बहुत जल्दी सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, क्योंकि टमाटोज में एक एंजाइम बनता रहता है जिसकी वजह से उनकी राइपनिंग बहुत जल्दी हो जाती है। तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने कहा कि हम एक काम करते हैं, उस जीन को इनएक्टिवेट कर देते हैं। बट ऑब्वियस वो जीन किसी और चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी नहीं था, तभी तो इनएक्टिवेट किया। तो जब उसको इनएक्टिवेट किया और उन टमाटोज़ को ग्रो किया, तो ऐसे टमाटोज़ की शेल्फ लाइफ बढ़ गई, उनको आप ज़्यादा समय के लिए स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन में जीन एडिशन के साथ साथ जीन डिलीशंस भी होते हैं बच्चों, क्लियर। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन में क्या क्या किए गए, कुछ एग्जांपल्स बताए हैं आपको। जैसे कि क्रॉप्स में टॉलरेंस डेवलप किया जाता है एबायोटिक कंडीशंस के लिए, सूखा, गर्मी, बरसात, बारिश, सॉल्ट, सेलिनिटी वगैरह से उनको रेजिस्टेंट बनाते हैं। सपोज कोई एक क्रॉप है जिसमें बहुत अच्छा सॉल्ट रेजिस्टेंस है, किसी जगह एक ऐसी क्रॉप उग रही है जहाँ पे बहुत खारा पानी आता है और वो क्रॉप खराब कर देता है, तो हमने उस जीन को निकाला, इधर वाले क्रॉप्स में डाला और उनको ग्रो किया और उगाया, तो वो कुछ नहीं होगा उनको, ठीक है। पर अगेन मेथड वही रहेगा ग्रो करने का कि आप आइसोलेशन करोगे और सीधा एडल्ट प्लांट में ना डाल के एम्ब्रियोनिक स्टेज में डालोगे, जिससे पूरे प्लांट में वो जीन मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। देन केमिकल पेस्टिसाइड्स पे डिपेंडेंस कम किया जेनेटिक इंजीनियरिंग ने। कैसे? बाय डेवलपिंग पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, जिसका एग्जाम्पल अभी हम पढ़ेंगे बीटी क्रॉप। ऐसी क्रॉप बना के दे दी कि लो अब ये क्रॉप खुद ही मार देगी इंसेक्ट्स को, आपको इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने की ज़रूरत ही नहीं है, ओके। हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस, इस तरह के भी मेथड डेवलप किए गए। पोस्ट हार्वेस्टिंग मतलब कटाई के बाद जो स्टोरेज वगैरह होता है उसमें बहुत सारा लॉस हो जाता है कई बार, तो वो ना हो, ओके। क्रॉप्स की मिनरल यूजेस एफिशिएंसी बढ़ जाए, जितना मिनरल एब्जॉर्ब कर रही है ना क्रॉप वो पूरा यूज़ करे। ऐसा नहीं है कि मिनरल्स को जरा सा यूज़ किया और बाकी पड़े हुए हैं, ऐसा होता है क्रॉप्स में। मिनरल्स बहुत ट्रेस अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, पर प्लांट जब उसको यूज़ एब्जॉर्ब करता है तो उसको कम्प्लीटली यूज़ नहीं करता कई बार, तो फिर वो और मिनरल एब्जॉर्ब करने लग जाता है, फिर और करता है, तो इस चक्कर में मिट्टी की फर्टिलिटी कम हो जाती है। अगर आप एक ऐसा प्लांट डेवलप कर दो जिसकी मिनरल यूजेस एफिशिएंसी हाई है, तो मिट्टी से वो मिनरल लेट खत्म होगा ना, या नहीं? अगर क्रॉप जितना मिनरल एब्जॉर्ब कर रही है उसको सफिशिएंटली यूज़ करेगी तो जल्दी बार बार मिनरल को एब्जॉर्ब नहीं करेगी ना, तो सॉइल की फर्टिलिटी लॉन्ग टाइम तक बनी रहेगी बच्चों। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है पढ़ते वक्त कि हमें लग रहा है यार सॉइल की प्लांट की मिनरल यूजेस एफिशिएंसी बढ़ गई है तो जल्दी खत्म होना चाहिए, बल्कि यूजेस एफिशिएंसी बढ़ी है, एब्जॉर्प्शन नहीं बढ़ा रहे हम। यूजेस एफिशिएंसी मतलब जितना मिनरल एब्जॉर्ब किया है उतना यूज करे वो क्रॉप, ओके। सो इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस, दिस प्रिवेंट अर्ली एग्जॉशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, क्लियर। देन एनहांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, यस वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इसको हाईलाइट करो, बहुत बार आया है नीट में। गोल्डन राइस सुना है नाम? गोल्डन राइस एक ऐसा राइस है बच्चों, राइस तो वाइट कलर का होता है, बट बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने हमें एक गोल्डन येलो कलर का राइस डेवलप करके दिया। ये रहा, ये विटामिन ए एनरिच होता है। राइस से कभी कहाँ विटामिन ए मिलता है? विटामिन ए तो कैरेट वगैरह से मिलता है ना, लेकिन बच्चों
एक ऐसा राइस बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने डेवलप किया जिसमें विटामिन ए खूब सारा मिलेगा। अगर कोई पर्सन इस राइस को खाता है तो उसमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी नहीं होगी, या अगर कोई विटामिन ए डेफिशिएंट पर्सन खाता है तो वो फुलफिल कर देगा। पर अगेन कुछ रीजन से इसको कुछ कंट्रीज में बैन किया गया। हो सकता है एक रीज़न ये हो कि जब विटामिन ए के इतने सारे सोर्स हैं ईजिली अवेलेबल, तो राइस में क्यों विटामिन ए डालना है। हो सकता है कुछ और भी कॉजेज हों, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें ये मतलब है कि गोल्डन राइस क्या है, तो गोल्डन राइस इज विटामिन ए एनरिच्ड राइस। ठीक है, डिटेल नहीं पूछते, बट तुम्हारे जस्ट नॉलेज के लिए कोई बहुत पहले एम्स वगैरह में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है कि इसमें जो जीन डाला गया था ना विटामिन ए बनाने वाला, वो जीन एक प्लांट से सेपरेट किया गया था। दैट प्लांट इज डेफोडिल प्लांट। कहाँ होता है, कौन सी फैमिली में होता है, वो सब हमें नहीं जानना। डेफोडिल प्लांट से, और वो जीन एक्चुअली बीटा कैरोटीन बनाता है। कैरोटीन रेड कलर का ऑरेंज कलर का होता है, इसीलिए कलर आया। और बीटा कैरोटीन डालने से क्या हो गया भाई, बीटा कैरोटीन से ही विटामिन ए बनता है बच्चों। कैरेट में कैरोटीन होता है, उसी कैरोटीन से विटामिन ए बनता है। तो आपको विटामिन ए बनाने वाला जीन नहीं डालना, आपको कैरोटीन बनाने वाला जीन डालना है। ठीक है, तो डेफोडिल प्लांट से निकाल कर राइस में डाल दिया, जिससे राइस का कलर भी चेंज हो गया और न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी बढ़ गई। दैट इज कॉल्ड गोल्डन राइस। तो आप बस इतना सा लिख लो, गोल्डन राइस विटामिन ए एनरिच राइस, उसमें आप जस्ट ये वाली लाइन ऐड कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है क्या। वो भी मुझे लगता है बहुत कम चांसेस है पूछने के, से मेनली तो यही पूछा जाता है इनमें से कौन सा राइस विटामिन ए एनरिच्ड है, या विटामिन ए एनरिच्ड राइस का नाम बताओ। ठीक है, इसके अलावा और क्या किया जेनेटिक मॉडिफिकेशन से, इट इज़ यूज टू क्रिएट टेलर मेड प्लांट्स। टेलरिंग ही तो हो रही है यहाँ पर, जीन्स को किसी से निकाल रहे हैं किसी में डाल रहे हैं, तो टेलर मेड प्लांट बोल दो, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बोल दो, एक ही बात है। टू सप्लाई, अच्छा ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए बच्चों कि जैसे मान लो कुछ चीज़ें जो इंडस्ट्रीज में बहुत यूज़ होती हैं, है ना, या स्टार्च है, फ्यूल्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, कुछ दवाइयाँ हैं जो कुछ लिमिटेड प्लांट से ही मिलती हैं। तो प्लांट में उस दवाई को कोई ना कोई जीन ही बना रहा होगा, उस जीन को पहचानो, एक ऐसे प्लांट में डालो जो बहुत इजीली ग्रो करता है, और वहाँ से भी वो दवाई निकाल लो। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, कोई बहुत हाईली रिक्वायर्ड है, एक ही प्लांट की वैरायटी से मिल रहा है, स्पीशीज से मिल रहा है, जीन को निकालो दूसरे प्लांट में डालो, वहाँ से भी मिल जाएगा। तो इस तरह के टेलर मेड प्लांट्स बनाए गए जो हमारी इन सारी नीड्स को फुलफिल करें। बट अगेन जो भी एक्सपेरिमेंट है सोच समझ के होना चाहिए, विद परमिशन होता है, ऐसा करके ऐसा नहीं है कई सारे प्लांट्स की इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाए। ठीक है, क्लियर है क्या। तो आपकी बुक में अब ये सारा तो इसका एग्रीकल्चर का बेस हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके जो दो मेन एप्लीकेशंस हैं, बीटी क्रॉप एंड दूसरा कौन सा, टबैको में जो रेजिस्टेंस क्रिएट किया गया नेमाटोड के लिए, उन दोनों को पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया है बच्चों, क्योंकि मैंने देखा जो नीट में पुराने ईयर्स के क्वेश्चंस थे, PYQs थे, उनमें कहीं कहीं पर फ्लेवर सेवर टमाटो का नाम है, कहीं कहीं पर ये ट्रांसजेनिक रेप सीड्स का नाम है। तो एक चीज़ समझो तुम कि एग्रीकल्चर में जो जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं ना क्रॉप्स को मॉडिफाई करने के, उनमें दो तरह के मेथड्स हैं, भी बताया था मैंने, या तो जीन को ऐड कर रहे हैं या किसी जीन को डिलीट कर रहे हैं। तो जीन एडिशन का एक एग्जाम्पल है बीटी क्रॉप जो हम पढ़ेंगे, एक एग्जाम्पल है ट्रांसजेनिक रेप सीड्स। एक प्लांट होता है ब्रेसिका नेपस, ब्रेसिकेसी फैमिली, जैसे सरसों के बीज होते हैं वैसे ही सीड्स होते हैं इसके, और इसको इसलिए डेवलप किया गया था, इसमें है ना हिरुडिन कोडिंग जीन डाला गया था बच्चों। ठीक है, जिससे हम क्या कर सकें, इसके सीड से हिरुडिन को निकाल सकें, और हिरुडिन इज एन एंटीकोएगुलेंट जो कि मेडिकल में यूज होता है। ओके, देन हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट्स भी बनाए गए, कहीं कहीं आपको ये नाम दिख जाएगा ग्लाइफोसेट, बहुत लिमिटेड क्वेश्चन आए थे, बहुत, वो भी पहले के ईयर्स में, एनटीए ने नहीं पूछे हैं। ठीक है, तो हर्बिसाइड टॉलरेंट या रेजिस्टेंट क्रॉप्स में इसका मतलब समझ रहे हो, हर्बिसाइड टॉलरेंट का क्या मतलब है। हर्बिसाइड यानी एक ऐसा केमिकल जो हर्ब्स को किल करे, है ना। हर्ब्स को किल करने का मतलब, जो हर्ब यानी प्लांट होता है, जो मेन प्लांट के साथ छोटे छोटे वीड नहीं उग जाते, खरपतवार, उनको मारने के लिए भी केमिकल्स बनाए गए हैं। तो ऐसा केमिकल होना चाहिए जो मेन क्रॉप पे असर ना डाले और वीड्स को खत्म कर दे, उसको कहते हैं हर्बिसाइड। तो जनरली उस केमिकल से कुछ ना कुछ तो आपके मेन प्लांट पे भी इफेक्ट आएगा ना। तो जेनेटिक इंजीनियर्स ने क्या किया, मेन प्लांट में इस तरह के जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर दिए कि ये जो केमिकल है ना ग्लाइफोसेट, जो एक हर्बिसाइड है, या DCMU, इसका साइड इफेक्ट मेन प्लांट पे ना हो, सिर्फ वीड को ही वो किल करे। तो मेन प्लांट कैसा हो गया, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस। ठीक है, जीन डिलीशन वाले एक्सपेरिमेंट्स में
ये तो हम पढ़ेंगे टोबैको। फ्लेवर सेवर टोमेटो अभी अभी बताया मैंने तुम्हें, वो जो मैं एंजाइम बता रही थी ना उसका नाम है पॉलीगैलेक्टोरोनिडेज। ठीक है, जब भी किसी जीन को साइलेंट करना होता है तो उसके लिए ये वाला मेथड यूज होता है बच्चों, RNAi मेथड, जिसमें एंटी सेंस RNA बनाया जाता है, हम पढ़ेंगे। तो RNAi मेथड विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, तो इन सारी एप्लीकेशंस के जस्ट नाम लिख लेना आप, और उसमें से ये वाले और ये, इन दोनों को हम डिटेल में लेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, जो पढ़ा है एक बार टिश्यू कल्चर, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन दोबारा से देख लेना। ऐसा नहीं है लास्ट टाइम पे रिवाइज करने से रह जाए, जिनके पास ओल्ड NCERT है अपने बायोटेक वाले चैप्टर में लिख देना, ऑल्सो रिवाइज टिश्यू कल्चर एंड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रैटेजीज। ठीक है, चलो गुड बाय।